में एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का। आज की क्लास में हम लोग नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीडीपी के बारे में जानेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी के बारे में जानेंगे, जीडीपी एट करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी का मतलब क्या हुआ, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, एनडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है, और जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है, एनएनपी किसे कहेंगे, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे और जो होता है वो नेशनल इनकम कहा जाता है, और पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट वैल्यू होता है किसी भी इकनॉमी के यानी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज का एक साल के अंदर प्रोडक्शन होगा उसका टोटल मार्केट वैल्यू जो होगा वो हमारा जीडीपी कहलाएगा। अब जैसे इंडिया के बाउंड्री के अंदर एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसका टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो हमारा जीडीपी कहलाएगा। और जीडीपी में दो चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जीडीपी मॉनेटरी मेज़र है, यानी ये मार्केट वैल्यू को मेज़र करता है। एक साल में टोटल कितना प्रोडक्ट बन के आया उसके मार्केट वैल्यू को ये मेज़र करती है। और प्राइस अगर प्राइस में चेंज होता है तो जीडीपी को उसी हिसाब से एडजस्ट करके कंपेयर करते हैं। अब जैसे पिछले साल कुछ और प्राइस रहा होगा और इस साल कुछ और प्राइस है, मे बी कि पिछले साल से ज़्यादा इस साल का प्राइस हो, तो तब हम लोग उस स्थिति में प्राइस के मुताबिक जीडीपी के फिगर को एडजस्ट करते हैं ताकि कंपेयर करने में सही हो, ताकि हमें पता चले कि आउटपुट में जो है वो कितने का डिफरेंस हो रहा है, पिछले साल कितना टोटल आउटपुट निकल के आया और इस साल कितना आ रहा है, क्या ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जीडीपी के अंदर फिनिश्ड गुड को ही काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं काउंट करते हैं। इसलिए नहीं किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग ना हो। अगर एक ही इकोनॉमी के अंदर एक ही गुड्स को बार बार काउंट करेंगे तो हमारा जीडीपी वैल्यू तो हाई हो जाएगा, लेकिन हमारा काउंटिंग जो है यानी जीडीपी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट किया जाता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी के बारे में जानते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी में 4 चीज़ें आती है। पहला जो है वो सी है, सी कैपिटल सी यानी कंजम्पशन। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का किसी हाउस होल्ड के द्वारा यानी पूरे हाउस होल्ड के द्वारा जितना भी गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है कि जो भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो, और जो इन्वेंट्रीज़ यानी जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, अनफिनिश्ड गुड्स जो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, और कंज्यूमर गुड्स जो तैयार तो हो चुके थे बट बिके नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाती हैं। जी का मतलब होता है, कैपिटल जी का मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी कुछ गुड्स और सर्विसेज को खरीदती है और उनका जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। एनएक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, यानी यहाँ से जो चीज़ें बाहर भेजी गई और बाहर से जो चीज़ें हम मंगाते हैं अपनी कंट्री के अंदर, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को नेट एक्सपोर्ट या एनएक्स बोल सकते हैं। तो जीडीपी के बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, और एन एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब कि एक्सपोर्ट और एम माइनस इम्पोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट। जीडीपी एट करेंट प्राइस जो होता है वो सेम ईयर प्राइस पे जब जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो वो जीडीपी एट करेंट प्राइस होगा। जैसे कि 2022-23 का अगर जीडीपी काउंट 2022-23 के प्राइस पे ही किया जाता है तो उसको जीडीपी एट करेंट प्राइस कहेंगे। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहने का मतलब हुआ कि जब बेस ईयर के प्राइस पे, जैसे कि अभी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 को लिया जाता है, तो अगर बेस ईयर 2011-12 की प्राइस पे अगर जीडीपी को काउंट किया जाता है
तो उसको हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहेंगे। बेस ईयर के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये बेस ईयर जो है एक नॉर्मल सा ईयर होता है जब प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। उस ईयर को चूज़ कर लिया जाता है जहाँ पे प्राइस में स्थिरता बनी हुई है, यानी प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, तो उस ईयर को हम लोग बेस ईयर मान लेते हैं। तो बेस ईयर पे जो भी कैलकुलेशन होगा उसको कांस्टेंट प्राइस कहा जाएगा, और सेम ईयर पे या करेंट ईयर पे जो भी कैलकुलेशन होता है उसको करेंट प्राइस बोला जाता है। दूसरा जो चीज़ है वो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब होता है कि जो भी फैक्टर सर्विसेज के द्वारा जो भी फैक्टर्स के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती है उसका जो टोटल नेट वैल्यू जो होगा वो हमारा फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। और जो भी फिक्स कैपिटल प्रोडक्शन में लगी हुई है उसमें जितना भी कंजम्पशन हो रहा है, उसका जितना भी उपभोग हो रहा है, तो वो भी फैक्टर कॉस्ट के अंदर ही ऐड हो जाता है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग जीडीपी का एस्टिमेशन जो है वो सम ऑफ नेट वैल्यू ऑफ फैक्टर सर्विसेज अगर लेते हैं तो वो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। और अगर मार्केट प्राइस पे यानी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का अगर हम मार्केट वैल्यू लेते हैं तो वो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस दोनों इक्वल ही होगा, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होगा उसमें बस ये एक डिफरेंस है कि मार्केट प्राइस अगर कोई भी कंज्यूमर कोई गुड्स को परचेज़ करती है तो उसके लिए मार्केट प्राइस पे करती है, और मार्केट प्राइस में हमारा इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी बोल सकते हैं कि ऐड होता है। तो जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोगों को अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस से निकालना है तो हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी को माइनस कर देंगे और उसमें सब्सिडी को ऐड कर देंगे, तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहेंगे। जब जीडीपी यानी ग्रॉस में से जब डिप्रिशिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो हमारा नेट वैल्यू निकल के आ जाता है। डिप्रिशिएशन का मतलब होता है कि कैपिटल गुड्स में जो भी टूट फूट हुई, ठीक है, तो उसको हम लोग डिप्रिशिएशन कहेंगे। और जीडीपी यानी ग्रॉस में से जब डिप्रिशिएशन माइनस होगा तो वो नेट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। उसके बाद है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। और इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जो नेशनल्स के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन होगा वो चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो, तो उसको हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसीलिए इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड किया जाता है और जीडीपी तो रहता ही है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वो सारी प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज आ जाती है जो हमारे कंट्री के अंदर तो हो ही रहा है प्रोडक्शन, प्लस जो हमारे यहाँ के लोग जो बाहर से प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी दूसरे कंट्री में कर रहे हैं उनको भी ऐड कर लिया जाता है। तो ये हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जीएनपी के बराबर जो होगा वो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, और जीडीपी के बराबर हम लोग इससे पहले पढ़ें कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे जीएनपी के बराबर हो गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देख लेते हैं। जीडीपी का मतलब हम लोग जान ही रहे हैं कि एक कंट्री के या एक किसी इकोनॉमी के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर उसके टोटल मार्केट वैल्यू को हम लोग जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की गई कंट्री के अंदर बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ वो हमारा जीडीपी हो जाएगा। और जीएनपी कहने का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बाय द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री नो मैटर वेयर दे लिव। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी कंट्री के अंदर ही हो, हमारी कंट्री से बाहर जो हमारे यहाँ के लोग जितना भी
प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको भी ऐड किया जाता है, तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन के आ जाता है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो है ही, लेकिन जो बाहर जो हमारे यहाँ के लोग जो बाहर दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो तो हमारे सिटीजन ही हैं, हमारे यहाँ के ही लोग हैं, तो उनको भी ऐड किया जाता है। तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस ये है कि जीडीपी में हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको देख रहे हैं, लेकिन जीएनपी में हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारतीय लोगों के द्वारा हर जगह कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो टोटल जो हमारा हो जाता है वो जीएनपी हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जीएनपी को कि द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी भारत के लोगों के द्वारा जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वो हमारा जीएनपी कहलाएगा। अब है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। तो एनएनपी और जीडीपी में जीएनपी में डिफरेंस बस किसका होगा, तो डेप्रिसिएशन का। पहले भी बता चुके हैं कि ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब जैसे एनएनपी है तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कह सकते हैं। वो इस तरीके से कहेंगे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड या उससे पता चलता है कि हमारे भारतीय लोगों के द्वारा विदेश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो तो एनएनपी के बराबर हो जाएगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो के बराबर हो जाएगा एनडीपी प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि अगर नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो निगेटिव है तो एनएनपी जो होगा वो एनडीपी से यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम होगा, और अगर नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो पॉजिटिव है तो एनएनपी हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। और अगर नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो अगर जीरो होता है तो हमारा एनएनपी और एनडीपी दोनों बराबर होगा। अब है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। जब भी हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे काउंट करेंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमारा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी आ जाता है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आ जाता है, और वो हमारा नेशनल इनकम के बराबर हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एनएनपी एट एफसी इक्वल्स नेशनल इनकम इक्वल्स एफआईडी। एफआईडी का मतलब कि फैक्टर इनकम अर्न इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। जो भी फैक्टर इनकम हमारे यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो भी अर्न किया जा रहा है वो, और प्लस जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है यानी बाहर जो हमारे ही लोगों के द्वारा जो बाहर से आ रहा है तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आ जाएगा। तो इन दोनों का सम हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, और इसका मतलब नेशनल इनकम भी होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे जो होता है वो नेशनल इनकम के बराबर होगा। आगे है पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम जो होता है वो किसी भी हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्चुअल में जो इनकम रिसीव किया जा रहा है, चाहे वो ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में हो चाहे वो फैक्टर इनकम के रूप में हो। अगर कोई हाउस होल्ड, हम लोग पहले भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखे थे कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसके बदले फर्म उसको फैक्टर इनकम पे करती है। तो चाहे वो फैक्टर इनकम के रूप में हो चाहे ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में हो। ट्रांसफ़र पेमेंट किसको कहेंगे, तो हमारे यहाँ के लोग जो बाहर रह रहे हैं अगर वो अपने लोगों को या अपने घर के लोगों को जो भी इनकम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट बोलेंगे। तो पर्सनल इनकम का मतलब हुआ कि जो एक्चुअल में किसी भी हाउस होल्ड को जो इनकम मिल रहा है, जो उसके पास जा रहा है, उसको हम लोग पर्सनल इनकम कहेंगे। और डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे जब पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, तो इस तरह के टैक्स को जो
जो डायरेक्ट टैक्स का कहलाता है, अगर उसको पर्सनल इनकम में से माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम निकल के आ जाता है। यानी पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इक्वल्स डिस्पोजेबल इनकम। तो ये हमारा आज का क्लास था, जिसमें हम लोग एग्रीगेट्स के बारे में, जैसे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जाने। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इसके कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या कौन कौन से तरीके हैं। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज का क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगली क्लास में हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में और उसके मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।